کریم اما بعد، ایک بار پھر پاکستان کو مشکل کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور حادثات کا سہارا لے کر قوم کو اضطراب میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایک ہی واقعے کے اندر ہر طرف ایک جھوٹ گھڑا جاتا ہے۔ جب حکومت میں ناکام ہوا، ملک کی معیشت تباہ و برباد کر دی، نظام معیشت IMF کے حوالے کر دیا، باقاعدہ معاہدات کے ذریعے سے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا۔ خطے میں ہم اپنے تمام خطے کے ممالک کے مقابلے میں معاشی طور پر سب سے پیچھے رہ گئے، تو جب ایوان نے اس پر عدم اعتماد کیا تو اس نے اس وقت بھی ایک جھوٹا خط لہرایا۔ اندھے لوگوں نے آنکھیں بند کر کے ان کے جھوٹ کو قبول کیا، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ سب کچھ واشگاف ہو گیا۔ آج اس نے ایک نیا ڈرامہ رچایا۔ ظاہر ہے جب پہلی خبر آئی تو ہم سب لوگ پریشان ہوئے، ہم نے ہمدردی کا بھی اظہار کیا، لیکن جوں وقت گزرتا گیا اس واقعے سے لمحہ بلمحہ ایک جھوٹ پھوٹتا رہا۔ گولی ایک چلی ہے یا یہ کہ برسٹ مارا گیا ہے، گولی ایک لگی ہے، 2 لگی ہیں، 3 لگی ہیں، 4 لگی ہیں، ایک ٹانگ میں لگی ہیں، 2 ٹانگوں میں لگی ہیں، گولی لگی ہے، گولیوں کے ٹکڑے لگے ہیں۔ یہ گولیوں کے ٹکڑے جو ہے وہ مجھے نہیں، بم کا ٹکڑا تو ہوتا ہے، گولی کا ٹکڑا نہیں ہوتا۔ کہاں سے ٹکڑے آ گئے اتنے زیادہ؟ میں نے ایسے ان کے لوگوں کو دیکھا کہ پتہ نہیں گولی کہیں قریب سے بھی گزری یا نہیں، لیکن اتنا لگتا ہے کہ ان کے گالوں کا بوسہ لیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، لیکن نیچے قمیص وہ ساری کی ساری خون سے بھری ہوئی۔ تو جس طرح برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جھوٹا خون لگایا تھا، یہاں بھی کچھ ایسے ہی منظر ہمیں لگ رہا تھا۔ پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ پنڈی میں بھی شارگ ہوتی ہے۔ کیا ڈرامے ہیں! ڈاکٹروں کے اپنے بیانات پہ تضاد ہیں۔ کسی ہسپتال میں جانے کو تیار نہیں، یا تو 5-6 دنوں میں مشکل سے لاہور سے گجرانوالے پہنچتا ہے، اور یا جب گولی لگتی ہے تو اتنی تیزی سے دوڑتا ہے کہ 1 گھنٹے میں لاہور، قریبی ہسپتال بھی نہیں۔ اتنے بڑے حادثہ جس کی وجہ سے آسمان سر پہ اٹھایا گیا۔ پھر ہڈی کا علاج کینسر اسپتال میں، پھر اس کے ڈاکٹر کا رپورٹ، اور جو باہر سے ٹیم آئی ہے اس کی رپورٹ، اور واقعہ پنجاب کی سرزمین پہ
सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट की। बंदा पकड़ा गया तो पंजाब पुलिस ने पकड़ा, ले गए तो पंजाब के थाने में, तफ्तीश हुई तो पंजाब की पुलिस ने की, और बगैर तहकीक के मलबा डाल दिया कि जी वज़ीर आज़म पर पर्चा काटा जाए, राना सनाउल्लाह पे पर्चा काटा जाए, ISI की DGC पे पर्चा काटा जाए। क्या मतलब? किस तरह आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं? इस तरह तो आम देहातों में कोई शायद जिस तरह आम लोग होते हैं एक दूसरे के खिलाफ दावेदारियां फ़ौरन कर देते हैं, इस तरह तो वो भी नहीं करते। ऐसी गुफ्तगू जो कोई आम शहरी भी शायद उसको कबूल न करे, ये हमारे मुल्क का एक वज़ीर आज़म जो रह चुका है और उस मनसब को इस्तेमाल कर रहा है, इस किस्म की गुफ्तगू वो करे। कुछ तो समझने की ज़रूरत है मामले को। इतने गैर संजीदा हो गए हैं हम लोग, हमारा आम शहरी बिल्कुल गैर संजीदा हो गया है, कंफ्यूज कर दिया है सब लोगों को कि हम कर क्या रहे हैं और मुल्क में हो क्या रहा है। और मेरे ख्याल में इस एक्टिंग में तो उसने शाहरुख और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया शायद। कोई अदाकार भी इस तरह एक्टिंग नहीं कर सकता जिस तरह उसने एक्टिंग करके दिखाई, और उसको सच भी साबित करने की कोशिश कर रहा है। कभी दौड़ के चलता है, कभी जख्मी के ऊपर पलस्तर डालता है और लम्बा पैबंद है। कौन सा तरीका है? हड्डी टूटती है तो पलस्तर डाला जाता है, जख्मों पर पट्टी बांधी जाती है, जैसे जख्मी के ऊपर पता नहीं ये कि एक टांग है दो टांगे हैं। इस तरह का ड्रामा शायद दुनिया में कोई मचा सके। और वो पश्तो में है कि वह हम देखम जाए और डब देखम जाए थी बारान पे प्राण की जाए कि वो अखरे दे प्राण की जाए और तो इस किस्म के कहावतों का वो मिस्ताक बन रहा है। मतलब वाकया उधर हो गया है, मलबा विफाक पे डाल दिया गया। फरमाइश है ये मतलब दस हुई जरा क्या पश्तो वाला कहता है? मारता तुम्हें मैं किसी और जगह पे हूँ, आवाज कहीं और से निकल रही है। तो इस किस्म की ड्रामेबाजियां समझ में नहीं आ रही। सारी दुनिया को चोर चोर कहना, कोई वकार की ज़बान भी समझो, कोई वकार की ज़बान भी सीखो, और खुद सबसे बड़ा चोर फिर निकल आता है। अब बात बुनियादी ये है कि पहले तो इस पर JIT होनी चाहिए कि उसने झूठ क्यों बोला है। पहले इस पर JIT होनी चाहिए कि उसने झूठा खत क्यों लहराया था। पहले इस पर JIT होनी चाहिए कि उसने एक रियासती राज को क्यों इस तरह तश्त-ए-तज़बाम किया, उसको झूठ बना के, गलत मानी पहना के, गलत पैगाम से उसको वाबस्ता करके क्यों लहराया उसने। किस किस बात को रोया जाए, किस किस झूठ को रोया जाए, समझ में बात नहीं आ रही। तो बुनियादी चीज़ ये है कि अब इस तरीके से मामलात नहीं चलेंगे। लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है, ठुस हो चुका है, अब दोबारा तश्कील नहीं दिया जा सकता। और शायद ड्रामे के बाद कुछ हमदर्दियाँ, ड्रामे से पहले शायद कुछ हमदर्दियाँ हमें भी हो जाती कि भाई ये वाक़या हो गया है, थोड़ा इसके साथ नरमी होनी चाहिए, तुमने वो मौक़े भी गंवा दिए हैं। अब हकीम सनाउल्लाह भी उससे कहीं ज़रा ताकतवर नुस्खा बना के बैठा हुआ है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस्लामाबाद में आ सकें। और मैं अपनी हुकूमत को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि किसी तरीके से कोई नरमी नहीं दिखानी, डट जाना है, और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तानी कौम के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकेगी। इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे, और ये कोई चीज़ अब नहीं रहे। इंशाअल्लाह पूरी तरह मुकाबला होगा।
اور کوئی رعایت ان کو اب نہیں دی جائے گی، اور ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں زمین بہت سخت گرم ہے، تمہارے تلوے اس زمین کو برداشت کرنے کے قابل اب نہیں رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ان کو جو ہے اسلام آباد آنے نہیں دیا جائے گا، ان کی حکومت میں آپ یہاں پر آئے تھے، آپ نے لانگ مارچ کیا تھا، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ماضی میں کہا کہ عمران خان کی حکومت کے پیچھے اداروں کا ہاتھ ہے، اب وہ آپ پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس حکومت کے پیچھے اداروں کا ہاتھ ہے، تو کتنی اس میں جو ہے صدا کرتے ہیں؟ دونوں بڑی واضح چیزیں ہیں۔ ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، جہاں پر انتظامیہ نے ہمیں کہا ہم وہیں رکے۔ کراچی سے لے کر، کوئٹہ سے لے کر، چترال سے لے کر، گلگت سے لے کر، گوادر سے لے کر، جہاں جہاں سے قافلے آئے، راستے میں ایک مسافر پاکستان کا بتا دے کہ اس کے سفر میں اس کو کوئی خلش ہوئی ہو، کوئی بس رکی ہو، کوئی گملہ ٹوٹا ہو، کوئی پتا گرا ہو۔ اور یہاں پر ہم آئے، 15 دن رہے، جس نظم و ضبط کے ساتھ پولیس کی یہاں پر جو ڈیوٹیاں تھیں وہ ریلیکس ہو گئے۔ وہ ہمارے مظاہرین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، مل کر نمازیں پڑھتے تھے، اور بالکل شائستگی کے ساتھ معاملہ ہوا، اور ہم چلے گئے۔ اس کے بعد یہ آئے، کورٹ نے کہا کہ ان کو آنے دو، حالانکہ ان کے عزائم کا جب حکومت کو پتہ چل جاتا ہے، انٹیلیجنس رپورٹیں آ جاتی ہیں، تو حکومتیں انٹیلیجنس رپورٹوں پر پھر پالیسی اور حکمت عملی بناتی ہے۔ سو ہم نے حکمت عملی بنائی، لیکن کورٹ نے کہا کہ نہیں آنے دو۔ کورٹ کے آنے پر آئے، جو جگہ ان کے لیے مختص کی گئی، کیا وہ وہاں رکے؟ کیا وہ آگے نہیں بڑھے؟ کیا وہ ڈی چوک پہ نہیں آئے؟ کیا بلیو ایریا پہ آگ نہیں لگائی؟ یہ ہوتا ہے فرق کہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں تو میرے پوزیشن یہ تھی، جب ہم ان کو روک رہے ہیں تو ان کی پوزیشن یہ ہے۔ اور جہاں تک ہے اداروں کی بات، بابا بات ہے صاف، ہماری شکایت اداروں سے تھی کہ آپ اس کی پشپنائی کر رہے ہیں۔ اس کی شکایت یہ ہے کہ تم نیوٹرل کیوں ہو، تم میرا ساتھ دو۔ فرق سمجھو ذرا اس بات کو جی۔ اب یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف میری مرضی سے بنے۔ اگر اس طرح مرضیوں سے بننا ہے تو پھر اس پارٹی کا اپنا آرمی چیف ہوگا، پھر مسلم لیگ کا اپنا آرمی چیف ہوگا، پھر ہماری پارٹی کا اپنا آرمی چیف ہوگا، پھر یہ تو عجیب فوج ہوگی۔ پھر تو اس قسم کے بے تکی قسم کے آئین سے ماورا باتیں کرنا، مطالبات کرنا، یہ اس کو اپنا خوف نظر آتا ہے۔ پاکستان میں سیاستدانوں کو گولی مارنے والی سیاست ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور اسی گولی مارنے والی سیاست میں آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، مجھ پر 3 خودکش حملے ہوئے، اکرم خان درانی پہ ہوئے، مولانا عبدالغفور حیدری پہ ہوئے، مولانا حسن جان ہمارے پارلیمنٹیرین تھے، ان کو شہید کیا گیا، مولانا معراج الدین ہمارے پارلیمنٹ کو شہید کیا گیا، مولانا نور محمد سوانا کے ان کو شہید کیا گیا، ہمارے پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں، اور علماء کرام، شیوخ الحدیث، کہاں کہاں پر ان کی شہادتیں ہوئیں۔ اس وقت 1 سال کے اندر باجوڑ کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اگر ایک ساتھی جو 1 مہینہ پہلے بم دھماکے میں گاڑی اڑ گئی اور وہ بچ گیا، اگر وہ بھی شہید ہو جاتا تو ایسا طرح ہوتا۔ 16 ہمارے نوجوان علماء کرام شہید ہوئے ہیں۔ حج کے دنوں میں ہم ابھی حج پہ تھے، میرلی میں ہمارے 3 زعماء شہید ہو گئے، ایک ہمارے صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ، ایک ہمارا نو منتخب علاقے کا چیئرمین، اور ایک ہمارا تحصیل سیکرٹری جنرل شہید ہو گئے۔ اور دوسرے علاقوں میں یہی صورتحال ہے۔ تو اس کے دور میں تو ہمارے ساتھ وہ کچھ ہوا، اور ابھی تک وہ سلسلے چل رہے ہیں۔ ہم یقیناً ایک بڑی مشکل میں ہیں۔ یہ لوگ پہلے کیوں نہیں تھے، اور جب حکومت تبدیل ہو رہی تھی تو کیوں پاکستان میں آ گئے، اور ایک دم وہ صورتحال اور اس سے بڑھ کر خطرناک صورتحال کیوں بن گئی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، جو بھی پاکستان کا شہری ہے وہ پرامن زندگی گزارے، عزت و وقار کی زندگی گزارے، آئین اور قانون کے تابع زندگی گزارے۔ کچھ غلطیاں ہیں جو ریاستی سطح پر بھی ہوتی ہیں، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ازالہ کیسے کیا جائے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم امن و امان کے لوگ ہیں۔ آپ مجھ پہ بتا دیں کہ جمعیت علماء اسلام کی کسی ایک کارکن کے ہاتھوں
पाकिस्तान का सियासी जो मुखालिफ नहीं, कोई शहरी अब तक मुतासर हुआ हो। मौलाना साहब ये फरमाएं कि आप अली इसी भाई, जगह अली भाई, एक मिनट, अली भाई। एक लम्हे के लिए अली भाई। मौलाना साहब इसी जगह पे जब मरियम नवाज साहबा का दरवाज़ा तोड़ा गया था कराची में और आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सेम उससे भी बढ़ के जो है वो आज़म सवाती के साथ हुआ है। उसकी वीडियो आ गई और ज़ाहिर है जहाँ पे वो मौजूद थे उन्होंने खुद उसकी तस्दीक कर दी कि ये जगह उसी वही है जो वीडियो है। क्या इसकी भी फुल कोर्ट से तहकीकात नहीं होनी चाहिए? कब तक इस तरह ब्लैकमेल किया जाएगा सियासतदानों को? मैं एक गुजारिश करूँ आपसे, ऐसे वाक़यात की मैं 1000 दफ़ा मजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं इस पर मज़ीद तबसरा नहीं कर सकता। आज़म सवाती को अपनी हया कितनी अजीज़ है या नहीं, लेकिन मुझे उसकी हया अजीज़ है। मौलाना साहब ये बता दें कि कुछ साल पहले आपने एक इस्तिलाह जो है वो मुतारिफ कराई थी निके दाबा, तो निके दाबा का रुख अब आपकी तरफ है कि इमरान मैंने खान की इसका तरफ? जवाब दे दिया। मौलाना साहब खैबर अगर मौलाना साहब अगर उसने अगर अब्बे ने अपनी मर्जी से बकाई में होश व हवास बरज़ा व रग़बत अपने निक्के को आग कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार? अच्छा मौलाना साहब इधर जी फरमाएं। मौलाना साहब जी हाँ फरमाएं। स्टेटमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, ये जो अभी मामला था आज़म सवाती वाला, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो वज़ाहत आई है उसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट जिसकी है नाजिर कोर्ट में, वहाँ पे आज़म सवाती कभी रही नहीं। एक तो ये स्टेटमेंट अभी आई है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ाहत आई है। दूसरी बात ये बताएं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इमरान खान साहब ने ड्रामा किया या कुछ किया, लेकिन उनकी मैशत को नुकसान ज़रूर हुआ। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और इलेक्शन की तरफ भी 8 से 10 माह के बाद जाएंगे, तो मुल्क सर्वाइव कैसे करेगा? अगर खान को एक साइड पे ये हुकूमत में था तब भी उसका एजेंडा मुल्क की मईशत को तबाह करना था। ये हुकूमत से निकल गया तब भी उसका एजेंडा जो है वो मुल्क की मईशत को तबाह करने का है। ये जो कुछ कर रहा है अपने नामुकम्मल एजेंडे की तकमील के लिए कर रहा है। अच्छा मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा में आपकी डिमांड है कि वहाँ पर गवर्नर लगाया जाए और अभी तक गवर्नर नहीं है वहाँ पर। गवर्नर ना लगने की वजूहात क्या हैं आपके? एक ज़रा सब फरियाद के दिन थोड़े। अच्छा मौलाना साहब ये बताया, सुनने में ये आ रहा है, अब सुनने में ये आ रहा है कि जहाँ पर वो जलसों में खड़े होकर बात करते हैं और निशाना बनाते हैं तनकीद का, वहीं पर पसे पर्दा यानी कि राब्ते किए जा रहे हैं। तो किस हद तक आपसे कोई बात हुई वज़ीर आज़म की या साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की कि ये राब्ते किए जा रहे हैं, कि ये कह रहे हैं कि कुछ सेफ सेविंग दी जाए? मुझे ज़रदारी क्यों बताए, मुझे शहबाज शरीफ क्यों बताए? जिनसे वो राब्ते कर रहे हैं वो खुद बता रहे हैं आपको, उसमें मुझे कहने की क्या ज़रूरत है? एक मेजर जनरल पे इल्जामात लग रहे हैं और आज़म सवाती भी उनका जिक्र कर रहे हैं, इमरान खान भी उनका जिक्र कर रहे हैं। आपके दौर में पीडीएम की सारी क़यादत उस वक्त के आईएसआई चीफ पर इल्जाम लगाती रही और फैज़ हमीद का तबादला भी पीडीएम के प्रेशर के बाद किया गया। आप क्या कहेंगे कि इस तरह के वाक़यात आपने तो सहे हैं? आप देखिए, मैं गुजारिश करूँ, मैं बड़ी वजाहत के साथ करना चाहता हूँ। हमारा एक मुल्क है, मैं कोई इंडिया की फ़ौज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान की फ़ौज की बात कर रहा हूँ। उसका मेरे साथ रिश्ता है, वो मेरी फ़ौज है, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, वो मेरी फ़ौज है। मैं गिला शिकवा कर सकता हूँ, किसी भी जनरल से मैं एक शिकवा कर सकता हूँ, लेकिन खुदा न खास्ता उसके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगाना, उसकी किरदार कुशी करना, उसको गाली देना, ये तो कोई ऐसी हमारी सियासत का हिस्सा नहीं। मौलाना साहब ये बताइएगा कि ये जो भी एपिसोड हुआ है इस पे जो इंडिया में जो इंडियन मीडिया को जिस तरह उससे खुशियाँ थी, जो उछाला जा रहा था, उसको अभी आपने कुछ बताया भी है। मुझे कहते मतलब पाकिस्तान आर्मी से खुश होते, दूसरा सर आईएसआई पे खुश हुए वो कि डीजीसी आईएसआई को इस तरह से रगेदा गया। और दूसरा ये बता दें कि जो शहबाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट से जो इस्तदा की है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सुना है कि अदाकार बड़े टॉप दर्जे के अदाकार हैं, वो अपने अदाकारों की एक्टिंग से इतने शायद इंजॉय नहीं किया होगा उन्होंने जितना कि आज हमारे इस एक्टर की एक्टिंग से उसने इंजॉय किया। ये है हिंदुस्तान की पोजीशन। इससे ज़्यादा इंजॉयमेंट जो है इंडिया के लोगों की और उनके इदारों की और नहीं हो सकती जो इस पर उनकी हुई है। तो जहाँ तक है शहबाज शरीफ साहब की बात, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जब वो वापस आएंगे तो इस पर गुफ्तगू होगी, चूँकि मेरे इल्म में अभी तक नहीं है, वो अभी आज मुझसे बाहर गए हुए हैं, तो जो ही सूरत हाल है। लेकिन सवाल ये है बुनियादी कि अरशद शरीफ का वाक़या है। अरशद शरीफ के वाक़े में बुनियाद ये रखी गई थी कि हाँ हमने मुल्क से भेजा है, लेकिन एक थ्रेट लेटर की बुनियाद पर भेजा है। हमें बताया जाए थ्रेट लेटर किधर है।
एक ही कॉपी उसकी है और वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पास है। भला एक इदारा अगर थ्रेट लेटर जारी करता है तो वो उसी के पास रहता है। वो तो तमाम इदारों के छोटे छोटे अफसरान को लोकल लेवल तक पहुंच जाता है ताकि वहाँ पर वो दहशतगर्दों के पीछा करेगी। लेकिन यहाँ कोई कॉपी किसी के पास नहीं है। लिहाजा अरशद शरीफ के हवाले से अगर तहकीकाती कमीशन बनता है तो अभी से हम बता देना चाहते हैं कि सूबे के चीफ मिनिस्टर को और उसके फेडरल वज़रा जो सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। और बुनियादी बात यह है कि हम अगर कुछ बनाएंगे तो फिर इब्तिदा से बनाएंगे। तुमने ख़त क्यों लहराया, मुल्क के राज को क्यों फाश किया, झूठ क्यों बोला, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात हमारे क्यों इस हद तक पहुँचाए कि कोई हम पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि सब चीज़ की तहक़ीक़ होनी चाहिए। और तहक़ीक़ होगी तो फंस जाओगे फिर जिस तरह आप फंसे हुए हो, बंद गली में जा चुके हो, तुम्हारे लिए अब निकलने का रास्ता नहीं है। और अगर ये आज के ज़माने की नए दौर की मीडिया न होती तो फिर आपकी तो आवाज़ ही ख़त्म हो चुकी होती। झूठ का सहारा लेकर तुम अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हो। लिहाजा ये कुछ भी नहीं है। हमारे नज़दीक उनकी सियासत मर चुकी है, आखिरी तड़प रहा है और इसकी अब सियासत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। सर अरशद शरीफ पे 16 एफआईआर भी काटी गई थी, 16 एफआईआर से काटी गई वजह बनी उनको यहाँ से जाने की। वो जो एफआईआर काटी जाती है सहाफ़ियों के खिलाफ, उसकी आप मज़म्मत करेंगे? वो सहाफ़ियों पर सबसे ज़्यादा एफआईआर, सबसे ज़्यादा तशद्दुद सहाफ़ियों पर, सबसे मीडिया पर सबसे ज़्यादा पाबंदी इसके दौर में लगी है, इसी के दौर में लगी है। सर मैं एक बड़ी बार एक सवाल करने की कोशिश कर रहा था। आपने बात की थी आर्मी चीफ की तकर्री के लिए अगर पीटीआई को मनाए तो एक उनका होना चाहिए या उनका होना। सर आर्मी चीफ तो पाक आर्मी से ही आना है, तो उसके लिए बैठकर क्यों नहीं उसका मसले का हल तलाश किया जाता? हज़रत मिलकर बैठ करने का तो मतलब यह है कि आइन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है हमारे मुल्क में। वज़ीर-ए-आज़म ने इसका फ़ैसला करना है, आइन के मुताबिक करना है, मेरिट पे करना है और बस ख़त्म हो गई बात। जिसका सवाबदीद है उसको हमें वो इख्तियार देना चाहिए। जब ये किसी को मुकर्रर करता था या एक्सटेंशन दे रहा था तो किसी से पूछा था उसने? मौलाना साहब आपने कहा कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हम इस्लामाबाद में इंटर नहीं होने देंगे। आप इंतशार की बात करते हैं, एहतजाज तो उनका जमहूरी हक है। अगर आप इस्लामाबाद में उनको दाखिल नहीं होने देंगे तो हुकूमत खुद नहीं इंतजार चलाएगी। देखिए उन्होंने असलहे की बात की है या नहीं, खून खराबी की बात की है या नहीं, उनके वज़ीरों के बयान, उनके सूबाई वज़ीर का हाथ असलहा लहरा के इस्लामाबाद जाना। तो अगर इस किस्म की बातें वो करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ असलहा लाने की बातें आएंगी और बाकायदा मीडिया में ख़ुद वो कहेंगे कि हम आ रहे हैं असलों के साथ, और फिर उनका अपना बंदा एक दिन पहले कर रहा है कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, यहाँ जनाजे उठेंगे, यहाँ लाशें उठेंगी, क्या इस्लामाबाद को हम इस चीज़ का तमाशा बनाएं? और पहले साबित हो चुका है कि ये आए और डी चौक पर उन्होंने पूरे इलाके को आग लगाई हुई थी। तो इस किस्म की जो जुनूनियत उसने अपने माहौल में पैदा की हुई है, इंतहा पसंदाना रविश, इल्ज़ाम तो उलमा और मजहबी लोगों पे लगाया जा रहा है। तो ये जो कह रहा है कि अल्लाह मेरी उस तरह तरबियत कर रहा है जिस तरह की नबी की तरबियत करता था, तो अब तो मेरे ख्याल में नबी बन चुका होगा। तरबियत करते करते मेरे ख्याल में नाउज़ुबिल्लाह अब तो उसको दावा कर लेना चाहिए कि अब मैं नबूवत के मकाम पर पहुँच चुका हूँ। तो इस किस्म की बोंगियाँ मारना, इस किस्म की खिलाफ शरीयत गुफ्तगू करना, और फिर जिस तरीके से उनके लोग, उनकी जो लॉन्ग मार्च में शरीक ख़वातीन और नौजवान जिस अंदाज से पेश हो रहे हैं, उस पर कहीं कोई रियासत मदीना का नक्श नज़र आता है, कोई शरीयत मुतहरा का नक्श नज़र आता है, कोई दीन का और मजहबी टच लगाओ, किसी का टच है, हर चीज़ को टच। अब उन्होंने जनाब दहशतगर्दी का टच लगा दिया अपनी तहरीक को। तो इस किस्म की चीज़ों को इस्लामाबाद में आने का मतलब ये है कि पूरे मुल्क के निज़ाम को जाम कर दिया जाए। मुल्क का निज़ाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलता रहेगा। बताइएगा कि नवंबर का सियासी सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए मुफाहमती सियासत की कितनी ज़रूरत है, और बतौर पीडीएम सरबराह आप अपना रोल अदा करने के लिए उसके लिए तैयार हैं? देखिए, मुफाहमत के लोग जाने पहचाने होते हैं। हम न मुज़ाकरात का इनकार करते हैं, न मुफाहमत का इनकार करते हैं, लेकिन मुफाहमत के लोग जाने पहचाने होते हैं। समझ में आता है कि हाँ इससे बात की जाए तो कोई माकूल बात करेगा। तो जहाँ पब्लिक के सामने आज तक उसकी कोई माकूल बात हमने नहीं सुनी, न उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, सिवाय तखरीब के कि जब हुकूमत में होता है तब भी तखरीब, जब हुकूमत से बाहर आता है तब भी तखरीब। तो फिर तखरीब को मिट जाना चाहिए,
तकरीब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलना चाहिए। मौलाना साहब ये बताइएगा कि नवंबर में ही धरने होते हैं, जलसे होते हैं, मुजाहरे होते हैं, ये नवंबर के जो जलसे हैं, ये जो धरने हैं, ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल क्यों नहीं होता? आज तो मखलूत हुकूमत है, तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं, कम से कम इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने, इस पे कभी नहीं सोचा सियासी जमातों ने? क्या कहेंगे? मौसम अच्छा होता है। जब आपने फैसला किया था तो आपके कंटेनर से ऐलान हुआ कि हम 2 दिन बाद डी चौक जाएंगे। अभी तो आप धरने से बाहर आए, बिल्कुल भी तो उन ताकतों के नाम लेके जिन्होंने आपको धरना खत्म करने में नहीं, देखिए नीचे से नारे लगते रहते नौजवानों के, लेकिन जो पॉलिसी थी और कंटेनर की जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक हम चले हैं। बहुत